नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ग्रामर के तहत वर्ण पर चर्चा करेंगे। वर्ण जिसे इंग्लिश में फोनोलॉजी, फोनोमिक या सिलेबल भी बोलते हैं। फोनोलॉजी भी बोल सकते हैं आप, सिलेबल भी बोल सकते हैं। इसको आप इंग्लिश में सिलेबल भी बोल सकते हैं या फोनोमिक भी बोला जाता है। फोनोमिक ये भी बोला जाता है। तो वर्ण को इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और हिंदी में वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं, है ना। तो आप लोग अक्षर भी इसे बोल सकते हैं। अक्षर का अर्थ होता है अक्षर, आ और क्षर। और क्षर का अर्थ होता है, आ का मतलब होता है नहीं, क्षर का मतलब होता है खत्म होने वाला, खत्म होने वाला, अर्थात खत्म नहीं होने वाला। अब हो जाएगा अक्षर यानी खत्म नहीं होने वाला, जो खत्म ना हो, जो तोड़ा ना जा सके, जो अलग ना हो, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो इस तरीके से हम वर्ण एक ध्वनि है ना, एक ध्वनि है। और वह ऐसी ध्वनि है जिसको अलग अलग भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके और पार्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहेंगे। तो आइए हम इसके परिभाषा पर आते हैं। तो परिभाषा क्या है? वर्ण की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ फोनोलॉजी: भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। क्या परिभाषा में लिख रहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे बड़ी चीज़ क्या लिख रहा है? कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या कहेंगे? वर्ण, फोनोमिक, सिलेबल, कुछ भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना। हिंदी में वर्ण आपको बोलना है या अक्षर। तो आप बोलेंगे कि वर्ण जो है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि वर्ण एक ऐसी ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। इसके और खंड अर्थात और भागों में इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। कैसे और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, इसे हम समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है आ, उदाहरण के लिए आ, री, ओ, का, चा और हा, ये कुछ वर्ण दिए गए हैं। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि आ, री, ओ के नीचे ऐसे नहीं लगा है, जैसे कि का, चा, हा के नीचे, का के नीचे ये जैसे लगा है, इस तरीके से आ, री, ओ के नीचे नहीं लगा है। का के नीचे ये क्या है? इसको कहते हैं हल का चिन्ह। क्या कहते हैं? हल का चिन्ह। हल का चिन्ह है ये, हल का सिंबल है। हल का सिंबल बताता क्या है? ये बताता है कि का जो है अब स्वर विहीन है, इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा है, ये स्वर विहीन हो गया है। और पहले ये क्या था? यदि हम का कहेंगे का, तो ये स्वर के साथ है। कैसे? इसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये का जो है इसको हम वर्ण नहीं मान सकते हैं, है ना। वर्ण तो है, पर ये वर्ण के साथ क्या है? ये स्वर के साथ मिला हुआ है, तो इसलिए भी वर्ण की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसके खंड किए जा सकते हैं। खंड कैसे? और जबकि वर्ण की परिभाषा क्या कह रही है? जिसके खंड ना किए जा सके। तो यहाँ पर हम का देख रहे हैं कि का के खंड किए जा सकते हैं। का में हल का चिन्ह लगाएंगे और इसके अंदर जो जुड़ा हुआ स्वर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। आ जो इसके अंदर जुड़ा हुआ था स्वर, वो हम बाहर निकाल लिए। अब इस का को इसको आधा का भी बोल सकते हैं, है ना। यही होता है, ये दोनों एक साथ हैं, आधा का या का। तो इसके साथ क्या है? अब ये इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, तब ये वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण। अब ये वर्ण कहलाएगा, लेकिन ये वर्ण नहीं कहलाएगा।
ये वर्ण कहलाएगा, ये वाला। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ऐसे ध्वनियाँ जिनके और खंड ना किए जा सकें वो वर्ण कहलाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आ, री, ओ को और अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये वर्ण पहले से ही है। ओ को तो अलग किया जा सकता है, ओ को अलग किया जा सकता है, आधन ऊ के रूप में, है ना। तो ओ को अलग हम कर सकते हैं, परंतु आ को और री को नहीं कर सकते हैं। तो आते हैं आगे, देखते हैं हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ण हैं, तो क्या कहलाएंगे, कितने बताएंगे, 52 वर्ण हैं। अब कौन कौन से 52 वर्ण हैं? पहला स्वर जो है वो 11 है। आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछे कि स्वर कितने हैं, तो 11 हैं। वर्ण, हिंदी भाषा में वर्ण कितने हैं, जैसे आपसे इंग्लिश भाषा में पूछा जाता है तो आप तुरंत बताते हैं कि 26 वर्ण हैं, 26 लेटर्स हैं। इनको लेटर्स भी बोल सकते हैं वर्ण को, है ना, लेटर। तो लेटर्स भी बोलेंगे तो उसमें 26 होते हैं, इसमें 52 हैं। उसमें स्वर अर्थात वॉवेल, वॉवेल कितने होते हैं, तो आप जानते हैं उसमें वॉवेल की संख्या 5 होती है, इसमें वॉवेल की संख्या हिंदी में 11 होती है। उसी तरीके से व्यंजन, तो व्यंजन 37 होते हैं, 37। इंग्लिश में आपके 21 होते हैं, क्योंकि 5 निकाल लेने पे वो 21 बचते हैं। तो व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट आपके 37 होते हैं, और स्वर अर्थात वॉवेल 11 अर्थात 11 होते हैं। इसमें फिर द्विगुण व्यंजन आते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन। द्विगुण अर्थात द्विगुण, द्वि का मतलब होता है 2, द्वि का मतलब 2, गुण का मतलब होता है गुण वाला, 2 गुण वाला। 2 गुण वाला क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें डा में क्या किया गया कि नीचे बिंदु लगा दी गई तो ढ़ा हो गया। इसी तरीके से ढा में क्या किया गया, नीचे बिंदु लगा दिया गया, ढ़ा हो गया। तो आप इसके 2 रूपों को देख रहे हैं, इसलिए इसको द्विगुण कहते हैं कि एक ही वर्ण में 2 गुण समाये हुए हैं। पहला डा के रूप में, नीचे बिंदु लगता है तो ढ़ा के रूप में, तो ये द्विगुण हो गए। तो 2 द्विगुण व्यंजन हैं। और फिर एक अनुस्वार और एक विसर्ग है। ना तो यह स्वर होता है, ना ही व्यंजन होता है। ये ना तो स्वर होते हैं, ना व्यंजन होते हैं, इसलिए ये अलग से लिखे जाते हैं। और ये अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार का चिन्ह ऐसे होता है जैसे मंगल आप लिखते हैं, मंगल, है ना। तो ये बिंदु जो लगती है ये अनुस्वार का है। और विसर्ग में आप जैसे अतः लिखते हैं, तो अतः ये बिंदु जो लगता है ये आह के रूप में पढ़ा जाता है, हा के रूप में भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये विसर्ग का सिंबल या चिन्ह है। आगे आते हैं, तो वर्ण की परिभाषा जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ऐसी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। और कोई भी पूछे कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, तो आप बताएंगे 52 अर्थात 52, स्वर 11 हैं, व्यंजन 37 हैं, द्विगुण व्यंजन 2 हैं, अनुस्वार विसर्ग 2 हैं, एक एक करके 2 हैं। आगे आते हैं, वर्ण अक्षर के को अलग अलग करेंगे। वर्ण को जब अलग अलग करेंगे कि वर्ण के प्रकार कितने हैं, तो ये प्रकार टाइप्स ऑफ वर्ण कितने हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला स्वर है, ये पहला है, और ये पहला है स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन है। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है ना। तो स्वर और व्यंजन, जब आपसे पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार में ये बने हुए हैं। फिर आते हैं स्वर, वॉवेल।
है ना। स्वर के विषय में अब हम लोग जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। वे ध्वनियाँ जो उच्चारण में स्वतंत्र होती हैं, अर्थात बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जाती हैं। ऐसी ध्वनि जो बिना किसी अन्य सहायता के बोली जाएं, जैसे अ, ई, उ आप बोल रहे हैं तो इसमें जीभ, दांत, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये बिना किसी चीज़ों का सहारा लिए ही हवा आप मुंह से बाहर निकल रही है और ध्वनि उसके साथ निकल रही है। जैसे अ, ई, उ कहीं से नहीं जुड़ रहा है। लेकिन आप और ध्वनियों को बोलेंगे, का, चा, तो आप देखेंगे चा बोलते ही समय चा क्या है, तालु से को छूता है। सा बोलते ही आपकी जीवा किसको छूती है, दांत को छू रही है। पा बोलते ही आपके दोनों ओंठ आपस में मिल जा रहे हैं। लेकिन ध्वनि स्वर में जब आप बोलेंगे अ, ई, उ, तो कहीं भी कुछ टच नहीं हो रहा है और ध्वनि निकल रही है। तो इसीलिए ये स्वतंत्र हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। नहीं तो अन्य ध्वनियों को स्वतंत्र नहीं कहा जाता, इनको स्वतंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ का सहारा, स्वतंत्र का मतलब किसी चीज़ का सहारा ना ले, तो सहायता ना ले, तो वो ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी, स्वर कहलाएंगी। तो आप हमेशा जानते रहिए कि ऐसे, अब इंग्लिश में भी देखिए, आई, ई, ओ, यू, ए जब आप बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, कहीं भी कुछ टच नहीं हो रहा है, वहाँ भी आप देख रहे हैं, तो इसीलिए उनको भी वॉवेल बोला जाता है ना। तो जहाँ भी, जिस भी भाषा में ऐसी ध्वनियाँ जो किसी चीज़ का सहारा लिए ही, किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेती हैं और फिर भी उच्चारित होती हैं, फिर भी बोली जाती हैं, तो वो स्वर कहलाएंगी। तो यहाँ भी हिंदी भाषा में भी आप यही देखेंगे। फिर हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं और आ, ई, आई, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, इस तरीके से ये 11 स्वर आप देख सकते हैं। ठीक, आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वर के प्रकार अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ वोवेल। पहले देखा था वर्ण के प्रकार, तो 2 प्रकार के स्वर और व्यंजन। अब स्वर के प्रकार, स्वर के भी प्रकार हैं। तो स्वर के टाइप्स ऑफ वोवेल कौन कौन से हैं। सबसे पहला ह्रस्व आता है। कौन सा प्रकार है, ह्रस्व। ह्रस्व है, दीर्घ है और संयुक्त है। पहला, दूसरा, तीसरा। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या कम, है ना, छोटा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा। और संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ या जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब मिला हुआ या जुड़ा हुआ। तो इसमें हम देख रहे हैं आ, ई, उ, री। अब इसको बोलते समय जब बहुत कम समय लगता है, समय की मात्रा या समय जो है बोलते समय बहुत ही कम मात्रा में लगे, तो उसको हम छोटा या ह्रस्व बोलेंगे। जैसे अ बोलते समय छोटा समय एकदम लगा, बहुत ही छोटा समय, अ, ई, उ, री, तो इसलिए इसको ह्रस्व बोल दिए। जब हम दीर्घ की बारी करेंगे तो ह्रस्व से छोटे, थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। जैसे आ, ई, उ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ, ई, उ क्या हो गए, बड़े बड़े हो गए, थोड़ा सा बड़े में हो गए। और इसलिए भी क्योंकि ये मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं, जैसे आ किससे मिलकर बना हुआ है, आ और आ से, तो इसलिए 2 मात्रा का समय लग रहा है। जो जितना समय आ को बोलने में लगता है, उसी प्रकार इसको 2 टाइम्स बोलने में समय अधिक लगेगा। आ को 2 टाइम्स अधिक वो समय ले रहा है, 2 टाइम्स। इसी तरीके से ई को देखेंगे तो ई भी 2 टाइम्स अधिक समय ले रही है। किससे, ई से, क्योंकि 2 बार ई उसमें जुड़ रहा है। इसी तरीके से ऊ को देखेंगे तो ऊ और ऊ 2 टाइम्स अधिक ले रहा है, इसीलिए इसको दीर्घ बोलते हैं और उसको ह्रस्व बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्यों,
मिला हुआ अर्थात जुड़ा हुआ, इसमें जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़े हुए हैं? ये ह्रस्व और दीर्घ आपस में जुड़े हुए हैं, उसी कारण से इसकी रचना हो रही है। जैसे ए की रचना किससे हो रही है? आ और ई, दो ह्रस्व स्वरों के मिलने से किसकी रचना हो रही है? ए की। इसीलिए इसको संयुक्त बोला जा रहा है। संयुक्त अर्थात आपस में मिले हुए। अब दो ह्रस्व स्वरों को मिला करके ए की रचना हुई है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऐ, आ और ए को मिला करके ऐ की रचना हो गई। ओ को देखेंगे तो ओ भी इसी तरीके से आ और ऊ को मिला करके ओ की रचना हो गई। और औ की रचना में भी आप यही देखेंगे कि औ, आ और ओ को मिला के ओ बन गया। तो आपस में मिला करके जो बन रहे हैं, इसी कारण से इसको संयुक्त कहेंगे। आप कहेंगे कि दीर्घ में भी मिलाया जा रहा था, लेकिन आप वहाँ देख रहे हैं कि मिलना उनको कहते हैं जब दो अलग अलग चीज़ें मिलें, है ना। जैसे इसमें क्या मिल रहा था? आ और आ एक समान ध्वनि मिल रही थी, इसलिए इसको संयुक्त नहीं कहेंगे, एक समान ध्वनि मिल रही थी। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग ध्वनियाँ मिल रही हैं। आ ह्रस्व मिल रही है, ओ अलग से एक ध्वनि मिल रही है, तो इसलिए इसको संयुक्त ध्वनि कहते हैं और इसको संयुक्त नहीं कहते हैं। नहीं तो आप सोच लें कि संयुक्त तो ये भी है, आपस में मिले हुए हैं। नहीं, ये समान ध्वनियाँ आपस में मिल रही हैं। जब एक अलग अलग ध्वनियाँ, अलग अलग चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उनको संयुक्त बोलते हैं, है ना, जुड़ा हुआ। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, इस तरीके से स्वर के 3 भाग किए जा सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग और अयोगवाह को देख लेते हैं। अब स्वर के बाद एक आता है अयोगवाह। क्या नाम है? अयोगवाह। ये इंग्लिश में नहीं होता है, केवल हिंदी में आपको मिलेगा, इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं होती है। तो अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब होता है अयोग, जिनका योग ना हो, जो जुड़े ना हो, और वाह का मतलब उनको कोई ले ना जा सके, वाहित ना कर पाए। तो अयोगवाह अर्थात ऐसे ध्वनियाँ जिन्हें कोई भी अपने साथ ना ले, ऐसी ध्वनियाँ। अयोगवाह का मतलब है ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें कोई भी अपने साथ ना ले, तो वो अयोगवाह मतलब सब लोग उनको भगा दें, सब लोग उनको तिरस्कार उनका कर दें, हटा दें, कह सकते हो। तो ऐसी ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी? अंग और आह। तो अंग अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मंगल में यहाँ पे मंगल है ना, तो ये जो बिंदु लगती है इसका सिंबल ऐसे ही होता है। तो ये हो गया अनुस्वार का, और आह विसर्ग का, जैसे अतः अतः। तो ये आह का जो चिन्ह है, वो आह का चिन्ह का अब प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि ये संस्कृत में अधिक होते हैं। संस्कृत की जो भी तत्सम शब्द हैं, आगे आपको बताएंगे तत्सम तद्भव। तो तत्सम शब्द जो हैं, वो शब्द अर्थात जो संस्कृत से आए हुए हैं, उन्हीं में केवल ये इनका प्रयोग बिंदु वालों का होता है और किसी भी अन्य का नहीं होता है। इसका जो आह का पोर्शन है ये केवल संस्कृत में ही होता है और हिंदी में या अन्य किसी अन्य भाषाओं में नहीं होता है। इसको हा के रूप में पुकारा भी जाता, अतः ह आ रहा है ना, अतः पुनः ह के रूप में आता है ये, तो हा के रूप में इसका उच्चारण होता है। तो ये अनुस्वार और विसर्ग है। अंग क्या लिखा गया है? अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ना तो ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं ना व्यंजन की, अर्थात इनको कोई नहीं लेता है, इसलिए ये अयोगवाह है। तो आगे आते हैं, देखते हैं अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है। गांव, दांत, आंगन, आँख। अभी आपने देखा अनुस्वार में बिंदु लगता था,
अनुस्वार में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिंदु लगता है, और अनुनासिक में क्या होगा, चंद्र बिंदु लगेगा, जहाँ भी होगा चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, इसका सिंबल ये होता है। तो ऐसे स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, नाक और मुंह से, नाक और मुंह से, गाँव। लेकिन क्या होती, लघुता होती है उसमें। लघुता मतलब बहुत दीर्घ में नहीं बोला जाएगा, वो बहुत कम आवाज़ में ही बोला जाएगा, गाँव, दांत। जबकि अगर यही बिंदु होता तो उसमें जोर लगता, जैसे अंगूर, अंगूर, और पूरा वो नाक से बोला जाता। इसीलिए अनुस्वार में क्या दे रहा है, यह स्वर और स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, केवल नाक से निकलती है, मुंह से नहीं। अंगूर, कंचन, पूरा नाक का सहारा ले, कंचन, लंगूर, अंदर, लेकिन उसमें मुंह 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 और नाक दोनों आ रहे थे। आंगन, आंगन, आँख। अब देखिए दोनों मंत्र समझिएगा, आँख, अंदर, आँख, अंदर। तो इसमें ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है बोलने का, नाक का प्रयोग अधिक हो रहा है अनुस्वार में, जबकि अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का सहारा लिया जाता है। उसी तरीके से विसर्ग को बोला जाता है, स्वर के बाद आता है और हा की तरह होता है, पुनः दुख आदि बताया ही जा चुका है। आगे आते हैं हम लोग व्यंजन, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जानते ही हैं आप, इंग्लिश में 21 होते हैं, हिंदी में 37, अन्य चीज़ों को मिला के 37 होते हैं। 33 व्यंजन है। वैसे अगर कहा जाएगा कि कितने व्यंजन हैं तो आप क्या बताएंगे, 33 व्यंजन है। अभी आप पहले वाले में मैंने क्या बताया था कि नहीं, इसमें आपको सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 52 वर्ण में से 37 व्यंजन हैं, लेकिन उस 37 में से 4 संयुक्त जो हैं उनको नहीं जोड़ा जा रहा है, और सारे व्यंजनों को 33 व्यंजन को जोड़ा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि अरे सर तो अभी 37 बताए थे, फिर अभी 33 बता रहे हैं। तो नहीं, वो अभी पर हम फिर से चर्चा करेंगे कि अलग से संयुक्त व्यंजन पर, इसलिए अभी आपको यहाँ पे 33 व्यंजन बताया जा रहा है। वैसे भी जब भी आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो आप हमेशा 33 ही बोलेंगे, क्योंकि वो 4 व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन हैं उनको निकाल लिया जाता है, हटाया जाता है ना। तो ये 33 ही आप बताएंगे। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 33। तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढाणा, ता, था, दा, धाना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। ये इतनी ध्वनियाँ हैं। इन्हीं ध्वनियों के आधार पर 33 व्यंजन बने हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कॉन्सोनेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म, और चौथा संयुक्त। तो आप देख रहे हैं कि स्वर में 3 प्रकार होते हैं और व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे इन चारों प्रकार को क्या क्या हैं। तो क, ख, ग, घ, ङ, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढाणा, ता, था, दा, धाना, पा, फा, वा, भा, मा। ये जो आते हैं 25 वर्ण, 25 व्यंजन, ये 25 क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। 25 स्पर्श व्यंजन। फिर या, रा, ला, वा, 4 क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है कि जो अंदर की तरफ से बोले, जिसमें अंदर ही अंदर, या, रा, ऐसे लगे कि अंदर से ही बस बोला जा रहा है। अंतस्थ, अंदर ही स्थित है, अंतः स्थित है ना, अंतस्थ तो अंदर ही स्थित है, अंदर ही पड़ा हुआ है, या, र, ल, व।
तो ये अंतस्थ बोले जाएंगे। जबकि दूसरे वाले में शा, शा, सा, हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ऊष्म? कि इनको बोलते समय रगड़ एक निकलती है, उस रगड़ से एक लगता है जैसे ऊष्म गर्माहट हो रही है। ऊष्म का मतलब गर्म होना, तो गर्माहट पैदा हो रही है, उसी कारण से इसको ऊष्म बोलते हैं। शा ये तालु के माध्यम से बोली जाती है। तालव्य, तालव्य शा, तीनों शा ही हैं, लेकिन कौन कौन से? ये तालु यानी तालव्य शा, ये वाला जो है मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा, मूर्धा से बोला जाएगा। तो इनको हम मूर्धा, और फिर आता है ये वाला सा अर्थात दंती सा, दंत्य से, दंत्य अर्थात ये दांत के माध्यम से बोला जाता है। इसमें जिह्वा कहाँ टच करती है? दांत को टच करती है, दांत को छूती है सा। और तालव्य शा में कहाँ छूती है? तालु को। तालु कहते हैं जब आप जीभ को अपने दांत के ऊपर लगाएंगे, जहाँ पर मसूड़ा आपके दांतों को पकड़े हुए है ना, आप लगा के देखिए, उसको तालु बोलेंगे। उससे ऊपर थोड़ा सा और जाएंगे, जहाँ थोड़ा खुरदुरा है, उसको क्या कहेंगे? मूर्धा कहेंगे, उसको मूर्धा कहेंगे। आप देखेंगे जिह्वा लगा करके कि दांत जहाँ मसूड़ा जो दांत को पकड़े हुए वो तालु, उससे ऊपर जाएंगे खुरदुरा लगता है, वो मूर्धा है। तो ये इस तरीके से इन तीनों जगहों पर जब जिह्वा जाती है तो उनको अलग अलग उनका उच्चारण होता है। और घर्षण के साथ, एक फ्रिक्शन के साथ जब घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उसमें से एक ऊष्मा, जैसे आप हाथ को जबरदस्त एकदम रगड़िए, तेज तेज से रगड़िए, तो क्या होगा कि एक गर्माहट आ जाएगी। उसी तरीके से शब्दों को बोलते समय जब जिह्वा रगड़ करती है तो एक गर्माहट आती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, इसलिए इसको ऊष्म कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर स्थित, है ना, अंदर की ओर स्थित। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है छूना, है ना, छूना। तो छूना किसको? जो जिह्वा कहाँ कहाँ टच कर रही है, तो ये का वर्ग है, इसको का वर्ग कहेंगे, इसको कहेंगे का वर्ग, का वर्ग। इसको कहेंगे चा वर्ग, चा वर्ग। इसको कहेंगे टा वर्ग, इसको कहेंगे ता वर्ग, और इसको कहेंगे पा वर्ग। तो इस तरीके से 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है। का वर्ग में, का वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहली जो ध्वनियाँ हैं उन्हीं के आधार पर वर्ग को बांट दिया गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इसको बांटा क्यों गया है ऐसे? इसलिए बांटा गया है क्योंकि आप देखते हैं कि इन्हीं के आधार पर जो पहला जो आपका ये बोला जाएगा, पहली ध्वनि जहाँ से उच्चारित होगी वही इस लाइन की सभी ध्वनियाँ वहाँ से उच्चारित होंगी। जैसे का कंठ से उच्चारित हो रही है, इसको कंठ से उच्चारण इसका कहेंगे, कंठ, कंठ से उच्चारण करेंगे तो ये सभी क ख ग घ कंठ से ही उच्चारित होंगी। क ख ग घ, है ना। ये इनमें से अंग, इय, ण, ना और म, इनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये नासिक्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। कौन सी? नासिक्य, नाक से बोलने वाली, नासिक्य, नासिक्य ध्वनियाँ हैं। नाक का उच्चारण लिया जाता है इनको बोलने समय, ना, म, ण, ञ, ङा, तो इसलिए इनको नासिक्य बोला जाता है। तो इनको छोड़ करके और जितने हैं, अर्थात इनको हटा दीजिए तो और जितने हैं ये
इनका उच्चारण कहाँ से? अभी पहले वाले का का वर्ग का होगा कंठ से, क ख ग घ कंठ से ही हो रहा है, कंठ से। फिर चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से, तालु से, जहाँ से शा का भी उच्चारण होता है। फिर टा वर्ग आता है, टा वर्ग कहाँ से उच्चारित होगा? मूर्धा से, मूर्धा से। और फिर ता वर्ग, ता वर्ग आता है, और ता वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? दंत से, दांत से, है ना, दंत्य। आप देखेंगे कि जब भी आप ता बोलेंगे तो आपकी जिह्वा दांत को स्पर्श करेगी, छुएगी, है ना। तो ता, था, दा, धा, न, तो स्पर्श कर रही है, छू रही है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि जहाँ से जीभ जिसको छुएगी उसका नाम उसी के आधार पर हो जाएगा। तो ये दंत, दंत से उच्चारित होता है। ये जिह्वा दांत को छूती है, जिह्वा मूर्धा को छुएगी तो टा ठा डा ढा णा, टा ठा डा ढा। फिर जिह्वा तालु को छुएगी, जीभ जो है तालु को छुएगी तो चा छा जा झा, ऐसे। फिर आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में आपको बताया ही गया, यार अलावा शा शा साहा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और अंतिम में आता है क्षत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इतना है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। आगे बढ़ते हैं और संयुक्त व्यंजन को जानते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर को मिला करके, संयुक्त और अक्षर को मिला करके क्या बन गया? संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर ये बना और हम संयुक्त अक्षर को आज देखेंगे। क्षत्रज्ञ, स्रा, ये चार वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इन चारों वर्णों को आप यहाँ से देख सकते हैं कि शा किससे बना हुआ है? का और शा से, आधे का से और शा से, इनसे बना हुआ हैक्षा।क्षा इंग्लिश में आप इसका उच्चारण कैसे करेंगे? KSH,क्षा, है ना। कक्षा कहते हैं ना, कक्षा, कक्षा इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? KASH, कक्षा को जब आप लिखेंगे तो इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे KAKSHA, कक्षा, है ना। तो इसीलिए इसकोक्षा ये लिखा जाता है,क्षा। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैंक्षा,क्षा हो गया। तो ये यहाँ पर हल का चिन्ह लगा हुआ है और शा है, ये मिलकर इससे बने हैं, इसीलिए इनको संयुक्त तो बोला जा रहा है कि आपस में दो वर्ण मिल रहे हैं और एक तीसरे वर्ण को बना रहे हैं। तीसरा वर्ण कौन सा बन रहा है? क्षा बन रहा है, का और शा के मिलन से। और ता और रा के मिलन से कौन बन रहा है? त्रा बन रहा है। फिर जा, आधे जा और यहाँ के मिलन से कौन सा बन रहा है? ज्ञा बन रहा है, ज्ञा। बहुत लोग इसको ज्या भी बोलते हैं, ज्या, इसीलिए ज्या भी बहुत लोग बोलते हैं, ज्या, लेकिन ज्ञा, ये ज्ञा है ना। इंग्लिश में ज्ञा, ज्ञा, यन भी लगा सकते हैं आप, ज्ञान, ज्ञान हो जाएगा ये तो इसलिए ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर आता है श्रा। श्रा, शा और रा के मिलन से बना हुआ है, शा आधा और रा, इनके मिलन से ये बना है। तो इस तरीके से हम संयुक्त अक्षर को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि दो आपस में अलग अलग वर्ण मिल करके एक नए वर्ण की रचना कर देते हैं और यही चार वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से हमने सभी वर्णों को देख लिया। किन किन वर्ण पहले समझा कि वर्ण क्या है। वर्ण वे होते हैं जिन्हें और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, वे ध्वनियाँ होती हैं जिनको और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। फिर वर्ण के प्रकार में
यहाँ पर आके हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके से कि वर्ण देखा था, वर्ण की परिभाषा देखी थी, फिर वर्ण के प्रकार देखा था जिसमें स्वर और व्यंजन थे, और फिर स्वर को देखा था, स्वर कितने प्रकार के, 11 प्रकार के स्वर के प्रकार देखे थे, 3 प्रकार के ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त देखे थे। फिर अयोगवाह देखा गया, अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। फिर हमने देखा अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग को, तो अनुनासिक का सिंबल हमने देखा, अनुस्वार का सिंबल देखा और विसर्ग का भी सिंबल अर्थात चिन्ह देखा हमने और समझा। फिर व्यंजन कॉन्सोनेंट को देखा, 33 व्यंजन हिंदी भाषा में होते हैं, उन 33 व्यंजनों को हमने जाना कि का से लेके हा तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं, हिंदी भाषा के ये 33 व्यंजन हैं, का से लेकर के हा तक के वर्ण व्यंजन हैं। फिर व्यंजन के प्रकार, तो 4 प्रकार के व्यंजन हमने देखे, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ऊष्म के बाद संयुक्त। तो स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, ये 4 प्रकार के व्यंजन देखे, जिसमें से स्पर्श के का से लेके माँ तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन के तहत आएंगे। फिर यारा लावा अंतस्थ व्यंजन, शा, शा, सा, हा ऊष्म व्यंजन, क्षत, त्रा, ज्ञ, स्रा संयुक्त व्यंजन। इस तरीके से फिर हमने देखा संयुक्ताक्षर को अलग से कि कैसे ये मिलकर, किन चीज़ों से मिलकर के, किन वर्णों से मिलकर के ये बने हुए हैं, इनको देखा। तो आशा है आप लोगों को यह वर्ण से संबंधित वीडियो समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आता है उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।